अगर हम 1980 के दशक की शुरुआत की बात करें ना, तो वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक तरह से सबसे सुनहरा दौर था। हाँ बिल्कुल, एकदम बूम पर था सब कुछ। एग्जैक्टली दुनिया भर में नए एक्सचेंज खुल रहे थे, हम्म। नई तकनीक आ रही थी, और बाजारों में तो जैसे जानकारी का एक सैलाब सा आ गया था। उस वक्त कागज पर देखने से ऐसा लगता था कि अरे अब तो हर कोई करोड़पति बन सकता है। हर किसी को शायद यही लग रहा था उस वक्त। लेकिन एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात हो रही थी। हम्म। दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग, हम्म। जिनके पास सबसे बेहतरीन एनालिटिक्स और टूल्स थे, हम्म। वो लगातार अपना पैसा डुबा रहे थे। सच में, और वो कोई आलसी लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो दिन रात स्क्रीन घूरते थे, हर नई रणनीति आजमाते थे, फिर भी हार रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। एकदम सही विषय चुनाया आज हमने। तो आज हम मार्क डगलस की मास्टरपीस द डिसिप्लिन ट्रेडर, उसके एक विस्तृत यूट्यूब समरी स्रोत के आधार पर ये समझेंगे कि ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाबी किसी चार्ट, इंडिकेटर या तकनीकी रणनीति से नहीं आती। बिल्कुल नहीं आते। बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग के तारों, हमारी गहरी मान्यताओं और डर पर काबू पाने की उस क्षमता से है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य पेश करता है। सफल और असफल ट्रेडर के बीच का जो असली फासला था ना, वो उनके आईक्यू या बाजार की जानकारी का बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो फिर किस चीज का था? जो लोग उस दौर में भी बाजार में टिके रहे, वे कोई भविष्यवक्ता नहीं थे। फर्क सिर्फ एक चीज का था, और वो था मानसिक अनुशासन। मेंटल डिसिप्लिन। हाँ, उनके अंदर नुकसान को एक सामान्य व्यावसायिक खर्चे की तरह बिना अंदर से टूटे स्वीकार करने की मानसिक ताकत थी। ये वो साइकोलॉजी है जो किसी ग्राफ पर नहीं दिखती। पॉइंट है, ग्राफ पर तो सिर्फ नंबर दिखते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज भी ज्यादातर लोग सिर्फ तकनीकी चीजें सीखते हैं और उस भावनात्मक हिस्से को पूरी तरह छोड़ देते हैं जो असल में फैसले ले रहा होता है। खैर चलिए, इस विचार की थोड़ी परतें खोलते हैं। 1980 के दशक की इस विफलता का सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी उस ट्रेनिंग से है जो हमें बचपन से दी जाती है। हाँ, वो बचपन की कंडीशनिंग। एग्जैक्टली। स्कूल में या घर में हमें क्या सिखाया जाता है? एक बहुत सीधा सा गणित होता है, मेहनत बराबर सफलता। एकदम सही कहा। मतलब अगर कोई छात्र ज्यादा घंटे पढ़ाई करेगा तो उसे ए ग्रेड मिलेगा, अगर कोई गलती करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ये एक ऐसा ढांचा है जहां सही काम करने की एक गारंटी शुदा कीमत होती है। एक तय नियम होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब कोई इंसान इसी मानसिकता के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो ये सोच उसे अंदर से कैसे तोड़ देती है? क्योंकि बाजार में तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, यही वो सबसे बड़ा, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक टकराव कहते हैं, जिसका सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है। समाज का ये जो मेहनत और इनाम वाला मॉडल है, वो बाजार के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देता है। लिटरली दम तोड़ देता है। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई व्यक्ति सब कुछ बिल्कुल सही कर सकता है, उसका रिसर्च परफेक्ट हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट सही हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल, कोई व्यक्ति बिना किसी लॉजिक के सिर्फ तुक्के में एक ट्रेड लेकर लाखों कमा सकता है। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत ज्यादा। जब एक आम इंसान ये देखता है कि उसकी कड़ी मेहनत और नियमों के पालन का कोई फल नहीं मिल रहा, तो उसका पूरा मानसिक ढांचा ही हिल जाता है। स्रोत में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफर का जिक्र है, आग पर चलने वालों का, यानी फायर वॉकर्स। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। वो उदाहरण शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब नंगे पैर जलते हुए अंगारों पर चलना। कोई भी आम दिमाग तो यही कहेगा कि पैर जल जाएंगे। ये एक शारीरिक सच्चाई है। लेकिन वो फायर वॉकर्स इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उस पल उनका दिमाग इस बात को पूरी तरह से मान चुका होता है कि आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरे वाह, मतलब पूरा खेल विश्वास का है। बिल्कुल। उनका ये अटूट विश्वास उनके शरीर के सर्वाइवल रिस्पॉन्स को शांत कर देता है। उनका ये मानसिक अलाइनमेंट उनके शारीरिक अनुभव को ही बदल देता है। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है? ठीक यही लॉजिक लागू होता है। अगर बाजार के इस अनिश्चित माहौल के हिसाब से एक ट्रेडर ने अपना मानसिक वातावरण नहीं बदला है, तो वो हर लाल कैंडल को आग की तरह ही देखेगा और फिर पैनिक करेगा। समस्या ये है कि पैसे, मेहनत और सफलता को लेकर उसके दिमाग में बचपन से जो कोडिंग की गई है, वो बाजार के लॉजिक से बिल्कुल उलट है।
ये तो बहुत गहरी बात है। अगर हमारा दिमाग और हमारी बचपन की कोडिंग ही हमारे खिलाफ काम कर रही है, तो जाहिर है कि स्क्रीन पर सिर्फ लाइनें खींचने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही आम धारणा को तोड़ता है। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार हमेशा सही होता है, लेकिन इससे समझना थोड़ा ट्रिकी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाजार बहुत समझदार है या तार्किक है या न्यायपूर्ण है। बिल्कुल नहीं। बाजार कोई इंसान थोड़ी है जो न्याय करेगा। सही कहा। बाजार हमेशा सही है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि स्क्रीन पर दिखने वाली वर्तमान कीमत उस पल बाजार में मौजूद लाखों लोगों के सामूहिक व्यवहार, उनके डर और उनके लालच का अंतिम परिणाम है। मतलब ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये किसी गणितीय तर्क से नहीं चलता। ये इस बात से चलता है कि मेजॉरिटी लोग उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोग डरे हुए हैं और बेचना चाहते हैं, तो कीमत गिरेगी ही गिरेगी। बाजार सिर्फ लोगों के एक्शन का एक आईना है। और ये आईने वाली बात ना मार्क डगलस की अपनी निजी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है। हाँ, उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। स्रोत बताता है कि एक समय वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। उनका जो ईगो था, उनकी पहचान, सब कुछ उनके बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब वो पूरी तरह टूट गए, तब उन्हें यह कड़वा सच समझ आया कि बाजार उन पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा था। बाजार को किसी से दुश्मनी नहीं है। एग्जैक्टली। बाजार तो सिर्फ उनके अपने डर, उनकी गलत उम्मीदों और उनके अहंकार का रिफ्लेक्शन दे रहा था, एक आईने की तरह। और यहीं पर अहंकार या ईगो का रोल सबसे खतरनाक हो जाता है। ज्यादातर लोग बाजार से लड़ते हैं क्योंकि वे मुनाफा कमाने से ज्यादा सही साबित होना चाहते हैं। सही साबित होने की जिद। हाँ। वे एक ट्रेड लेते हैं, बाजार उनके खिलाफ जाता है, लेकिन वे उसे काटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ट्रेड काट दिया तो इसका मतलब होगा कि उनका विश्लेषण गलत था और वे अपनी पहचान को अपने विश्लेषण से पूरी तरह जुड़ चुके होते हैं। ये सुनकर मुझे एक अजीब सी बात याद आ रही है। क्या हर हाल में सही साबित होने की ये जो जिद है, ये सिर्फ हमारी पहचान को सुरक्षित रखने का एक तरीका है? आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल एक खराब और नुकसानदायक रिश्ते में सालों तक टिके रहने जैसा हो गया। कोई इंसान एक ऐसे रिश्ते में सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी के कीमती सा बर्बाद कर देता है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि शुरुआत में उस इंसान को चुनकर उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। बहुत ही सटीक तुलना है ये। अपनी गलती मानना, अपनी ईगो को मारना बहुत दर्दनाक होता है। तो लॉस अवर्जन सिर्फ पैसों का नहीं होता, ईगो का भी होता है ना। एकदम सही। ट्रेडिंग में जब कोई घाटे वाले सौदे को पकड़कर बैठा रहता है और उम्मीद करता है कि अरे कीमत वापस ऊपर आ जाएगी, तो वो असल में अपने पैसों की रक्षा नहीं कर रहा है, वो अपने ईगो ही रक्षा कर रहा है। पैसों से ज्यादा ईगो प्यारा है। असल में रोजमर्रा की जिंदगी में सही होने का मतलब है समझदार होना और गलत होने का मतलब है बेवकूफ होना। लेकिन बाजार के पास सही या गलत का कोई पैमाना ही नहीं है। बिल्कुल। वहां सिर्फ प्रॉफिट और लॉस है। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस। हाँ, और जिस दिन एक ट्रेडर इस जिद को छोड़ देता है कि बाजार को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, उसी दिन से उसका असली संघर्ष खत्म हो जाता है। लेकिन अगर गहराई से सोचे ना, तो उस अहंकार को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों लोग बार बार उसी जाल में फंस जाते हैं? स्रोत इसका एक बहुत ही डरावना कारण बताता है, और वो है बाजार का असीमित होना। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। हाँ, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। अगर हम आम जिंदगी को देखें, जैसे कोई 9 से 5 की नौकरी हो या फुटबॉल का खेल हो, वहां एक तय ढांचा होता है। ऑफिस जाने का समय तय है, खेल में रेफरी होता है, बाउंड्री लाइन होती है। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत। स्रोत इसे बिना किनारों की नदी कहता है। ये बिना किनारों की नदी वाली बात ना कोई हल्की उपमा नहीं है। ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई बाहरी ढांचा नहीं होता, जब कोई बॉस ये कहने वाला नहीं होता कि बस अब काम बंद करो, तो इंसान को खुद ही अपने नियम बनाने पड़ते हैं और खुद ही उनका पालन करना पड़ता है। और इंसानी दिमाग को तो आजादी की आदत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंसानी दिमाग को असीमित आजादी हैंडल करना नहीं आता। जब मुनाफे की कोई ऊपरी सीमा नहीं दिखती, तो दिमाग कल्पनाओं में उड़ने लगता है और यहीं से वो खतरनाक सोच जन्म लेती है कि बस एक ट्रेड और मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए एक पल के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा खेल चल रहा है जिसमें कोई रेफरी नहीं है, मैदान की कोई बाउंड्री नहीं है और खेल खत्म होने का कोई समय नहीं है। खिलाड़ी बस पागलों की तरह भाग रहे हैं। सोचकर ही थकावट हो रही है ना? तो जब कोई बाहरी अथॉरिटी नहीं होती, तो इंसानी दिमाग
उस अनिश्चितता के डर से बचने के लिए क्या करता है? स्रोत बताता है कि ऐसे हालात में लोग अजीबोगरीब अंधविश्वास पाल लेते हैं या फिर रिवेंज ट्रेडिंग यानी बाजार से बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई बाहरी नियम नहीं होता तो हारने की पूरी जिम्मेदारी इंसान के अपने कंधों पर आ जाती है। और 100% जिम्मेदारी लेना आसान तो नहीं है। बहुत असहज होता है। जब किसी को भारी नुकसान होता है तो उसका दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसकी अपनी गलती है। उसे लगता है कि बाजार ने उसके साथ कोई अन्याय किया है। विक्टिम मेंटालिटी। हाँ, और इस अन्याय की भरपाई करने के लिए वो तुरंत दूसरा ट्रेड लेता है बिना किसी रणनीति के, सिर्फ गुस्से में। इसी को हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और यहीं पर स्रोत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर देता है, किराए के पैसे से ट्रेडिंग करना, जिसे हम स्कैर्ड मनी कहते हैं। अरे हाँ, वो किराए के पैसे वाला विचार तो वाकई आंखें खोलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा पैसा बाजार में लगा रहा है जिससे उसे अगले महीने घर का किराया देना है या बच्चों की फीस भरनी है, तो वो पहले से ही दबाव में है। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक खराब वित्तीय फैसला नहीं ले रहा है, वो अपने दिमाग को लिटरली एक सर्वाइवल मोड में धकेल रहा है। एकदम सही। जब कोई डरे हुए पैसों से ट्रेड करता है तो बाजार का हर छोटा उतार चढ़ाव उसके दिमाग को एक सायरन की तरह सुनाई देता है। हर लाल कैंडल एक खतरे की घंटी बन जाती है। हाँ, 10 पॉइंट का नुकसान सिर्फ एक गणित का नुकसान नहीं रहता, वो बेघर हो जाने का या भूखे रहने का खतरा बन जाता है उसके लिए। इस स्थिति में दिमाग का लॉजिकल हिस्सा पूरी तरह से बंद हो जाता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। मतलब इंसान सोच ही नहीं पाता। बिल्कुल। डरे हुए पैसों से कभी भी एक तार्किक और अनुशासित फैसला नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ मैं थोड़ा सा विरोध दर्ज करना चाहूंगा। मतलब थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर हम एवोल्यूशन या मानव विकास को देखें तो ये जो डर है जी, ये तो इंसान को जिंदा रखने के लिए ही बना है ना। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अगर जंगल में सामने शेर आ जाए ठीक तो है। डर ही तो हमें भागने या उससे लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ट्रेडिंग के माहौल में यही डर हमें सुरक्षित रखने की बजाय अंधा और पंगु क्यों बना देता है? हम अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देख पाते? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ट्रेडिंग में जो डर महसूस होता है ना, वो शारीरिक नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक है। मतलब साइकोलॉजिकल है। हाँ, जंगल का शेर एक असली खतरा है जो सच में जान ले लेगा, लेकिन स्क्रीन पर बनती हुई एक लाल कैंडल वो कोई शेर नहीं है, वो सिर्फ एक पिक्सल है, एक जानकारी है। वो हमें खा नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन होता क्या है, अगर किसी ट्रेडर ने अतीत में पैसा खोया है तो उसका दिमाग उस पुरानी दर्दनाक स्मृति को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करने लगता है। अच्छा, फिल्टर की तरह। हाँ, आज का बाजार सिर्फ एक ट्रिगर का काम कर रहा है। वो व्यक्ति वर्तमान में ट्रेड कर ही नहीं रहा है, वो तो अपने अतीत के घावों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। और ये डर हमारी नजर को इतना सिकोड़ देता है कि हम सिर्फ खतरा देखते हैं। एक ही चार्ट को देखकर एक शांत ट्रेडर को मुनाफे का मौका दिखता है, जबकि एक डरे हुए ट्रेडर को उसी चार्ट में सिर्फ विनाश नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं है, हमारी यादों और फिल्टर के बीच है। इसी संदर्भ में स्रोत सफल ट्रेडर बनने के 3 स्पष्ट चरणों की बात करता है। हाँ, वो 3 स्टेजेस। पहला चरण है ये स्वीकार करना कि समस्या बाजार नहीं है, हमारा अपना मानसिक वातावरण है, यानी तकनीकी विश्लेषण से हटकर आत्मविश्लेषण पर आना। एकदम सही। दूसरा चरण है संभावनाओं में सोचना शुरू करना, प्रोबेबिलिटीज में, जहां किसी एक ट्रेड के हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तीसरा चरण है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो कौन सा? तीसरा चरण है लाभ स्वीकार करने की क्षमता, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट प्रॉफिट्स। मतलब ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि किसी को मुनाफा स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है। बाहर से देखने पर ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका सीधा संबंध इंसान के आत्म मूल्यांकन से है, जिसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं। सेल्फ वर्थ से मुनाफा कमाने का क्या कनेक्शन? बहुत बड़ा कनेक्शन है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। एक ट्रेडर बाजार से उतना ही पैसा निकाल पाता है जितना वो अंदर से खुद को योग्य मानता है। सच में? बिल्कुल। अगर किसी के अंदर बचपन की ये गहरी मान्यता बैठी है कि पैसा तो सिर्फ खून पसीना एक करके ही कमाया जा सकता है, या उसे लगता है कि वो सफलता के लायक ही नहीं है,
तो ट्रेडिंग में आसानी से मिला हुआ बड़ा मुनाफा उसे अंदर से बेहद असहज कर देगा। मतलब वो खुद ही अपना नुकसान कर बैठेगा। हाँ, वो अनजाने में अनकॉन्शियसली कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती करेगा, जैसे गलत बटन दबाना या जीती हुई बाजी में ओवर ट्रेडिंग करना, और वो सारा पैसा वापस बाजार को लौटा देगा। बाप रे, ये तो सेल्फ सैबोटाज हो गया। बिल्कुल, यही है। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो उस वित्तीय स्तर पर वापस नहीं आ जाता जो उसके आत्मसम्मान या सेल्फ वर्थ से मेल खाता है। इसलिए बिना अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाए कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकता। अब ये बात सच है कि हमारा दिमाग ही हमारी सफलता की सीमा तय कर रहा है, तो सवाल उठता है कि इस मानसिक स्थिति को बदला कैसे जाए। हम अपने दिमाग की इस सर्जरी को कैसे अंजाम दें? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी मान्यता या विश्वास को इंसान के दिमाग से पूरी तरह डिलीट नहीं किया जा सकता। हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि एक फोल्डर सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। सही कहा, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि हम उन मान्यताओं की भावनात्मक ऊर्जा को जरूर छीन सकते हैं, इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। वो कैसे? जब किसी पुरानी मान्यता की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाती। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक तकनीक बताई गई है, मैं हूं वाली लेखन तकनीक। हाँ, इस तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। इसके तहत एक व्यक्ति को एक कागज पर लिखना होता है कि वो खुद के बारे में क्या मानता है, और फिर उसमें से तथ्यों को हटाकर सिर्फ मान्यता को देखना होता है। इसका कोई उदाहरण देंगे आप? बिल्कुल। मान लीजिए एक ट्रेडर कागज पर लिखता है, मैं एक असफल ट्रेडर हूं क्योंकि मैं हमेशा वॉलेटाइल बाजार में पैसा खो देता हूं। ठीक है। अब इस वाक्य को चीर-फाड़ कर देखिए। इसमें तथ्य क्या है? फैक्ट सिर्फ इतना है कि बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव था और एक ट्रेड में नुकसान हुआ। बस। हाँ, ये तो एक न्यूट्रल फैक्ट है, लेकिन मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि मैं एक असफल इंसान हूँ। जब कोई कागज पर तथ्य और अपनी भावना को अलग-अलग करता है, तो उसे समझ आता है कि उसने एक सामान्य सी बाजार की घटना को अपनी पहचान और अपनी योग्यता से जोड़ लिया है। और जब ये विरोधाभास सामने आता है तो वो टूट जाता है। हाँ, जब ये बात सामने आती है तो वो पुरानी मान्यता अपनी ताकत खोने लगती है। फिर इंसान गलतियों को एक सजा के रूप में देखना बंद कर देता है और उन्हें सिर्फ एक फीडबैक मानने लगता है। अगर हम इस मानसिक ऊर्जा और मान्यताओं की तुलना एक मांसपेशी से करें ना, एक मसल से, तो शायद इसे समझना और आसान हो जाएगा सुनने वालों के लिए। हाँ, बताइए कैसे? जब कोई व्यक्ति जिम जाता है और नई मांसपेशी बनाता है तो वो एक दिन में नहीं बनती। तो क्या ऐसा नहीं है कि जब हम ट्रेडिंग में अपने पुराने डर के खिलाफ जाकर एक नया और सचेत फैसला लेते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस हिट होने पर चुपचाप सिस्टम बंद कर देना, भले ही वो कितना भी असहज क्यों ना लगे? बिल्कुल, वो बहुत असहज होता है शुरुआत में। हाँ, तो क्या हम धीरे धीरे उस पुराने डर वाली मान्यता की सप्लाई लाइन काट रहे होते हैं? ये सप्लाई लाइन काटने वाला मेटाफर तो एकदम सटीक है। हर बार जब कोई अपने डर की आवाज को अनसुना करके अपनी तय की हुई योजना का पालन करता है, तो वो उस नए अनुशासित व्यवहार को मानसिक ऊर्जा दे रहा होता है और पुराने डर को भूखा मार रहा होता है। मतलब पुरानी मसल कमजोर हो रही है और नई मसल मजबूत हो रही है। एकदम। और ये बदलाव तुरंत नहीं होता, इसमें भारी संघर्ष होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में नई मांसपेशी बनने पर दर्द होता है। लेकिन बार बार रोजमर्रा के सचेत फैसलों से पूरा का पूरा मानसिक वातावरण बदल जाता है। और फिर अनुशासन कोई बोझ नहीं लगता। बिल्कुल, अनुशासन फिर कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसे खुद पर थोपना पड़े, वो स्वभाव बन जाता है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सफल ट्रेडिंग कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, कोई गुप्त इंडिकेटर या भविष्य बताने की कला तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं होता। ये पूरी तरह से अनिश्चितता के साथ दोस्ती करने और अपनी ही पहचान व मान्यताओं के साथ एक पूर्ण तालमेल बिठाने का नाम है। और सबसे बड़ी बात, बाजार हमारा दुश्मन नहीं है। बाजार तो एक बहुत ही सख्त लेकिन सच्चा शिक्षक है, सच्चा आईना है। हाँ, ये हमें लगातार हमारे ही अंदर चल रहे मानसिक संघर्षों और अनसुलझे मुद्दों के बारे में बता रहा है। जो व्यक्ति बिना किसी अहंकार और भावनात्मक बोझ के इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए ट्रेडिंग एक अंतहीन संघर्ष नहीं, बल्कि एक बेहद सहज और फ्लो वाली प्रक्रिया बन जाती है। ये नजरिया वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाला है।
और इस पूरी चर्चा के आधार पर अब समय है एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर सोचने का। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, वो क्या? अगर ट्रेडिंग में लिए गए फैसले, स्क्रीन पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस सीधे तौर पर हमारे आत्मसम्मान और हमारे अंदर बैठे बचपन के अनसुलझे घावों को दर्शाते हैं, तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की सामान्य वित्तीय आदतें हमारे बारे में क्या कह रही हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये। अचानक बहुत सारा पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देना, या अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देखने से डरना, या बैंक बैलेंस होने के बावजूद पैसों को लेकर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और असुरक्षा महसूस करना, ये सब हमारे अंदरूनी भावनात्मक संघर्ष के बारे में क्या राज खोल रहे हैं। ये तो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या ये संभव है कि हमारा बैंक अकाउंट सिर्फ कुछ नंबरों का एक डिजिटल खाता नहीं है, बल्कि हमारी असली मानसिक स्थिति, हमारे डर और हमारे आत्म मूल्यांकन का एक जीता जागता एक्सरे है? ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाली बात है।